तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 अति संभावित प्रश्न सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम कवर करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप ये सीरीज भी कवर कर लेते हैं तो आसानी से 90 नंबर लेकर के आ जाएंगे और आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इससे पहले हम ईवीएस की 4 वीडियो बना चुके हैं, सीडीपी की 4 वीडियो बना चुके हैं और मैथ पेडागोजी की 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं। तो आप वो सारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें लिखा हुआ एमपी टेट फ्री क्लासेज। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके ये सारे वीडियो एक साथ में देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आएँ वो आप तक पहुंच सकें और नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग ज़रूर दबा लेना, जिससे सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से इन वीडियो तक पहुंच सकें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए पहला प्रश्न है, भूख लगने पर बच्चा रोना शुरू कर देता है एवं थकान होने पर हमें आराम करने का मन करता है, ऐसा व्यवहार क्या कहलाता है? देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, और अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और काफ़ी देर तक चलते रहते हैं तो हमें थकान महसूस होती है और हमें लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो ये व्यवहार क्यों होता है? ऐसा कौन सी क्रिया है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, वृद्धि क्रिया के लिए, अनुभव के लिए, या फिर जैविक प्रवृत्ति के लिए? कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी वजह से हमको यह एहसास होता है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो यह एक तरह की जैविक प्रवृत्ति होती है। इसके लिए सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही बच्चे को सिखाना पड़ता है कि बेटा तुम्हें जब भूख लगे तो तुम रोना। वो अपने आप ही रोने लगता है। और हमें थकान के एहसास होता है तो हमको ये नहीं बताया जाता कि जब तुम्हें थकान लगे तो तुम आराम करने लगना, ये हम अपने आप करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो हम अपने आप करते हैं वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें करने के लिए अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसके लिए आपको सिखाना नहीं पड़ता है। ऐसे व्यवहारों को हम जैविक प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे बहुत तेज प्रकाश आने पर हमारी आंखें बंद हो जाना। देखते हैं जैसे कोई सूर्य की तरफ आप देखते हैं तो आंखें आपकी अपने आप बंद हो जाती हैं। अब इसके लिए आपको सिखाया नहीं गया कि सूर्य की तरफ देखो फिर आंखें बंद कर लो, ये अपने आप हो जाता है। भूख लगने पर बच्चों का रोना, थकान लगने पर आराम की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और ये प्रश्न इससे पहले जो वर्ग 3 एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो पीवाईक्यू भी हम कवर कर रहे हैं और रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्नों को भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? समाजीकरण का अर्थ है जहाँ से बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो कौन कौन लोग मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं? समाजीकरण एजेंसी कौन कौन होंगे? केवल परिवार, केवल सोसाइटी, केवल स्कूल, या फिर ये सभी? वैसे हमने आपको बताया कहीं पर भी केवल शब्द लिखा मिल जाए इसका अर्थ है नेगेटिव, यानी कि वो गलत होगा। लेकिन जब इन केवल को मिला करके ये उपरोक्त सभी कह दें तो समझ लेना कि उपरोक्त सभी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब मिलकर के समाजीकरण एजेंसी का निर्माण करते हैं। यहाँ से बच्चा चीज़ों को सीखता है। देखिए समाजीकरण एक ऐसी एजेंसी है जहां पर मनुष्य अंतःक्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखना एवं अनुभव प्राप्त करता है। जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गया, समुदाय हो गया, सहकर्मियों का समूह हो गया, पड़ोस हो गया, व्यावसायिक समूह हो गए। इन सारी जगहों से बच्चा सीखता है, इसीलिए इन्हें हम समाजीकरण एजेंसी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए, यानी नेगेटिव कथन आपसे पूछा गया है। तो जो ऑप्शन आपको नेगेटिव थॉट दे रहा होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए यह मतभेदों को और अधिक बढ़ाती है। अगला देखिए, यह नागरिक अधिकारों का समर्थन करती है, यह स्वीकृति की भावना को विकसित करती है, या सीखने के अनुभव में सुधार करती है। आपको क्या लगता है यहाँ पर नेगेटिव जो थॉट है वो कौन सा दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यह मतभेदों को और अधिक बढ़ाती है, यही नेगेटिव थॉट है। और नेगेटिव ही आपसे पूछा गया है। समावेशी शिक्षा कभी भी मतभेदों को नहीं बढ़ाती है। समावेशी शिक्षा तो सब लोग एक साथ मिल करके मिल बैठ कर पढ़ते हैं, तो मतभेद कहाँ से होंगे, बल्कि उनके बीच में अच्छा संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ जानकारी आपको बता दें समावेशी शिक्षा के बारे में। देखिए तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा विधि है जिसमें सभी शिक्षार्थी एक ही छत के नीचे एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह नागरिक अधिकारों का समर्थन भी करता है, क्योंकि आरटीई एक्ट में इस बात का वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे जो होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो नेगेटिव थॉट दे रहा था, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कंठस्थ अधिगम पर जोर ना देना निम्न में से किसका भाग है? कंठस्थ अधिगम का मतलब है रट्टा मारना, ठीक है? तो कभी भी चीज़ों को रटना नहीं है, ये किस अधिगम का भाग है यह आपसे पूछ रहे हैं। विशेष आवश्यक शिक्षा का भाग है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का भाग है, प्रगतिशील शिक्षा का भाग है या फिर परस्पर शिक्षा का भाग है? आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का भाग है। बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी ये नहीं कहती कि बच्चों को रटाइए, याद कराइए, कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा यह नहीं कहती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी। तो शिक्षार्थी केंद्रित या फिर बाल केंद्रित शिक्षण शिक्षार्थियों की आवश्यकता और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती है और सक्रिय शिक्षक सहयोग और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देता है। यह रटने और पारंपरिक रूपों पर जोर नहीं देती है। थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, लेकिन आपको हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि ये जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होती है वो कभी भी बच्चों को ये नहीं कहेगी कि आप लोग चीज़ों को रटिए या फिर कंठस्थ कीजिए, या फिर पुराने जैसे जो शिक्षक होते थे वो बच्चों को पुराने ज़माने में मारते थे याद कराने के लिए। तो ये पारंपरिक जो अभी तक चलता आ रहा था उसको मना करती है, जो आपकी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव सेंस देती है, बाल केंद्रित शिक्षा बालक के ऊपर केंद्रित होती है। हमेशा बालक का भला सोचने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। अगर ये भी आप याद रखेंगे तो भी आप आराम से बाल केंद्रित शिक्षा को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्नलिखित में से क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? अगर कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा, अच्छा होगा? देखिए, पर्याप्त गृह कार्य प्रदान करना चाहिए, नहीं ये तो भाई नेगेटिव थॉट दे रहा है, ज़्यादा गृह कार्य भी आपको नहीं देना है। छात्रों को अच्छे भाव में रखना, ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन आगे और देख लेते हैं। दंड की गंभीरता को बढ़ाना, दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं, ये तो नेगेटिव ही थॉट दे रहा है। उचित प्रतिपुष्टि और छात्रों का पुनर्बलन, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब इसका अर्थ क्या है? तो उचित प्रतिपुष्टि का अर्थ है, अगर किसी बच्चे ने आपने आपने गृह कार्य दिया, ठीक है, वो गृह कार्य करके ले आया, आपने उसकी बड़ाई कर दी 4 बच्चों के सामने कि वाह क्या बात है बेटा, कितनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग है, क्या याद करके ले आए हो। तो उसको पुनर्बलन दे दिया, मतलब कि आप बहुत आगे तक जाओगे, उसकी बड़ाई कर दी। तो ये उसके अंदर एक पॉजिटिव सेंस पैदा करेगा और बच्चा उस चीज़ को और अच्छे से करने का प्रयास करेगा। तो सबसे अच्छा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है ये पुनर्बलन, तो जब प्रतिपुष्टि सकारात्मक होती है यानी पॉजिटिव सेंस में होती है, अर्थात जब व्यक्ति की क्रिया या व्यवहार की प्रशंसा की जाती है तो व्यक्ति को वैसा व्यवहार जारी रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो बच्चा क्या करेगा? और मेहनत करेगा। मान लीजिए आज वो क्लास में सेकंड नंबर पर आएगा, आप आ गया है, आप उससे कहेंगे कि बेटा और मेहनत करो, तुम फर्स्ट नंबर पर भी आ सकते हो। उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, उसकी प्रतिपुष्टि सकारात्मक कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस आप उसको दे रहे हैं, तो वो और मेहनत करेगा, क्योंकि वो ये जान रहा है कि सर जी जो है, जो टीचर जो है वो हमारी बड़ाई कर रहे हैं और अगर हम और मेहनत करते हैं तो इसी तरह से हमारी बड़ाई होती रहेगी, तो वो इस कार्य को जारी रखेगा। अगला देखिए, वह आकलन जो शिक्षक या अनुदेशक से पूर्व किया जाता है क्या कहलाता है? यानी कि ऐसा कौन सा आकलन है जो शिक्षण से, यानी कि क्लास शुरू आप कर रहे हैं उससे पहले आप करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्माणात्मक आकलन, संचयी आकलन, आरंभिक आकलन या फिर वैकल्पिक आकलन? आइए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आरंभिक आकलन। क्लास शुरू करने से पहले आप चीज़ों को पूछते हैं कि बच्चे को क्या पता है इस क्लास के बारे में पहले से। जैसे मान लीजिए आज आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? अब आप बच्चे से कहेंगे कि बताइए गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप उसका क्या कर रहे हैं? आरंभिक आकलन कर रहे हैं कि बच्चा कितना जानता है, फिर उसके आगे की चीज़ें आप उसे बताएँगे, ठीक है? तो बच्चा बताएगा कि सर पृथ्वी का जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या जो भी बच्चा बताएगा, तो फिर आप उस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे। तो इसको हम क्लास प्रारंभ करने से पहले जो हम आकलन करते हैं उसे हम आरंभिक आकलन कहते हैं। देखिए, आरंभिक आकलन एक समग्र प्रक्रिया है जिसके दौरान आप एक शिक्षार्थी की उपलब्धियों, कौशल, रुचियों और पूर्व सीखे हुए अनुभव के बारे में जानते हैं कि पहले से इसको क्या पसंद है और क्या इसको पता है, इसकी रुचियाँ क्या हैं, वो आप जो है आरंभिक कौशल के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो बच्चे आंशिक रूप से देख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? यानी कि थोड़ा सा कम देख सकते हैं, आंशिक रूप का अर्थ है देख तो सकते हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं, तो उनको उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, विशेष स्कूलों में रखा जाना चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में रखा जाना चाहिए। सामान्य विद्यालय में एक विशेष प्रावधान के साथ रखना रखना चाहिए, या फिर शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह उनके किसी उपयोगी नहीं है। तो आपका नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, गलत हो जाएगा।
अब आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य विद्यालय में, यानी जो नॉर्मल विद्यालय होते हैं उनमें ही रखना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से उनके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अब आप विशेष रूप से कैसे ध्यान दे सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा नीचे देखिए। तो आंशिक दृष्टि वाले लोग प्रिंट पढ़ने के लिए आवश्यक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। जिनको कम दिखाई देता है, वो क्या कर सकते हैं, लेंस लगा सकते हैं उस प्रिंट को पढ़ने के लिए, या वे बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें अक्षर थोड़े से बड़े-बड़े लिखे हों। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आप उन लोगों को दे सकते हैं जो आंशिक रूप से देख सकते हैं या फिर जो पूरी तरह से देखने में अक्षम हैं। ठीक है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। शिक्षा संसाधनों में विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्यों? जो आपके शिक्षा संसाधन हैं, जैसे कि पहले ब्लैक बोर्ड यूज़ होते थे, जगह-जगह पर अगर आप स्कूलों में जाते थे ब्लैक बोर्ड यूज़ होते थे। फिर क्या हुआ, फिर मार्कर का ज़माना आ गया, व्हाइट बोर्ड यूज़ होने लगे और अब क्या हो गया, अब डिजिटल स्क्रीन आपको देखने को मिलती है विद्यालयों में। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए, शिक्षा के कंप्यूटरीकरण के लिए, शिक्षा की मशीनीकरण या फिर शिक्षा का वैश्वीकरण। तो किस चीज़ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? अगर आप अ मतलब शिक्षा संस्थानों में विविधता को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का वैश्वीकरण करने के लिए। अब ये वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, आइए बताते हैं। देखिए, शिक्षा का वैश्वीकरण दुनिया भर में शिक्षा की गुणवत्ता और तैनाती में सुधार, सीमाओं के पार दुनिया भर में समाज शिक्षा प्रणाली और ज्ञान एकीकरण का अनुप्रयोग है। चलिए नॉर्मल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आप अपने स्कूल में हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो जब वो बच्चा मान लीजिए इंडिया से बाहर पढ़ने जाता है और उसकी नींव इतनी मजबूत नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं पता है, तो उसके लिए ये हानिकारक होगा। तो शिक्षा का वैश्वीकरण करने के लिए, यानी कि विश्व स्तर पर आप अगर बच्चे को शिक्षा देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और चीज़ों की शिक्षा देते हैं, डिजिटल शिक्षा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, शिक्षा का वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। जो लेवल आप बड़े-बड़े स्कूलों में देखते हैं, वो लेवल उसी तरह से तैयार किया जाता है कि बच्चा अगर कहीं बाहर पढ़ने जाए, तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो वो शिक्षा का वैश्वीकरण करने का कोशिश करते हैं, उनके लिए यह आवश्यक होता है। आगे बढ़िए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर संज्ञानात्मक विकास से? तो जहाँ पर भी पियाजे आपको दिखाई दे, अगर आपको ऑप्शन में संज्ञानात्मक शब्द दिख रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। तो जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। उनका मानना था कि बच्चे संज्ञानात्मक चरणों की श्रृंखला के माध्यम से सीखते हैं, जिनके सोचने और समझने की एक विशेष शैली होती है। यानी कि अलग-अलग बच्चे की अलग-अलग सोचने और समझने की शैली होती है और वे एक संज्ञानात्मक चरणों की श्रृंखला के माध्यम से समझते हैं। ये जो है पियाजे जी के द्वारा कहा गया था। अब देखिए, इतना हम डिटेल में आपको समझाते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, हम आपको नॉर्मली समझा सकते हैं। तो अगली जो वीडियो आएँगी उसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, हम आपको जो है ज़्यादा मतलब कि शब्दों के माध्यम से समझा दिया करेंगे और प्रश्नों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है? तो हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएँगे, 30 से 35-40 प्रश्न एक वीडियो में लेकर के आया करेंगे। देखिए, जितने भी प्रश्न आपकी आँखों के सामने से गुज़र जाएँगे, अगर वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर दिखते हैं, तो आप तुरंत उसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन-सा गैर विवेकपूर्ण संचार का एक रूप नहीं है? अब ये गैर विवेकपूर्ण संचार क्या होता है, वो भी बताते हैं। देखिए, चेहरे के भाव, शांत बोलना या फिर शारीरिक हाव-भाव। कौन-सा ऐसा भाव है जो विवेकपूर्ण संचार का रूप नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलना जो है, वो विवेकपूर्ण संचार के रूप में नहीं यूज़ होता है। क्यों? आइए देख लेते हैं। पहले जानिए कि जो गैर विवेकपूर्ण संचार है, वो होता क्या है? तो देखिए, गैर विवेकपूर्ण संचार में संचार के ऐसे रूप शामिल होते हैं जिनमें शब्दों का उपयोग शामिल नहीं होता है। यानी कि आपको शब्दों के माध्यम से अपनी चीज़ों को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? तो ऐसे जो भाव होते हैं उन्हें हम गैर विवेकपूर्ण संचार कहते हैं। जैसे चेहरे के भाव हो गए, शारीरिक हाव-भाव हो गए, संकेत हो गए, शांत रहना हो गया, ये सारे गैर विवेकपूर्ण संचार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बोलना जो है, अगर आप बोलना चाहेंगे तो आपको शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये गैर विवेकपूर्ण संचार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है गैर विवेकपूर्ण संचार वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही प्रश्न हम कवर करा रहे हैं। एक ऐसी कक्षा जिसके विद्यार्थी का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी विभिन्न-विभिन्न प्रकार के वहाँ पर विद्यार्थी हैं, ठीक है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पिछड़ा वर्ग का है, कोई बहुत ऊँचे वर्ग का है, तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
व्यक्तिगत भिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को मुख्य बाधा समझनी चाहिए। अब बाधा तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं, अगर कोई अलग-अलग परिवेश से आ रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इस चीज़ को बाधा नहीं समझना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोई पिछड़े वर्ग का है या फिर उसको पढ़ने में अक्षमता हो रही है, तो उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अच्छे कपड़े पहन कर के आ रहा है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे, नहीं, दूसरा वाला गंदे कपड़े पहन कर आ रहा है, तुम भी गंदे पहन कर आओ। तो ये कम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। अगर कोई गरीब है, तो भी उसको उतना ही सम्मान दीजिए, कोई अमीर है, तो भी उसको उतना ही सम्मान दीजिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, और ये बात शिक्षा के अधिकार आरटीई एक्ट 2009 में भी कही गई है कि विद्यालय के अधिगम के प्रावधान के अनुसार विविधता का समावेश सुनिश्चित करना चाहिए। यानी अगर विविध विविध क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनका उतना ही ध्यान रखिए जितना सभी बच्चों का आप रखते हैं। विद्यार्थियों के विविध समूह वाली कक्षा में एक अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मानित करना चाहिए, उनको मतलब कि बराबर भाव से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई अमीर है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। एक शिक्षक बच्चों के विचार को नैतिकता के प्रति कैसे आकर्षित कर सकता है? बच्चों को विचार, जो नैतिकता वाली बात है, तो ये एक हेंज मतलब कविता है, हेंज कहानी है। वो हेंज कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक शिक्षक बच्चों के विचारों और नैतिकता के बारे में, उनकी मतलब क्या मानसिक योजना है, क्या वो समझ रहे हैं नैतिकता के बारे में, ये जानने का प्रयास करता है। देखिए, हेंज दुविधा की वही कहानी बताकर फिर बच्चों से राय पूछकर कैसे जानेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, नैतिकता के बारे में उसके क्या विचार हैं। उसके बाद में है, उनके नैतिक विचारों को प्राप्त करने के लिए भावनात्मक बनाकर उनको इमोशनल करके जानेंगे, उन्हें शिक्षाविदों में शामिल करके जानेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी छात्रों को दंडित करके। तो दंडित करना आपका सीधे-सीधे नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि उनको हेंज दुविधा वाली कहानी सुनाएँगे। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आपने पढ़ा है हेंज दुविधा दुविधा वाली कहानी, तो आपने जाना होगा कि उसमें नैतिकता के बारे में बच्चों को ये कहानी सुना करके उनकी नैतिकता के बारे में क्या विचार है, ये जाना जा सकता है। देखिए, ये दुविधाएँ कहानियों का रूप लेती हैं। कोहल वर्ग की सबसे प्रसिद्ध दुविधाओं में से एक हेंज नाम के व्यक्ति शामिल हैं, जिसे दवा चोरी करने और अपनी पत्नी को मरने देने के बीच चयन करना पड़ा। तो देखिए, कोहल वर्ग ने एक दुविधा वाली कहानी सुनाई बच्चे को। उन्होंने कहा कि देखिए, एक जो हेंज नाम का व्यक्ति था, हेंज नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी बीमार हो गई, ठीक है? उसकी पत्नी बीमार हो गई। अब वो हेंज नाम का व्यक्ति मेडिकल पर गया दवा लेने के लिए। मेडिकल वाले ने कहा, पैसा दीजिए। उसने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेडिकल वाले ने कहा कि हम दवा आपको नहीं दे सकते हैं, और फिर मेडिकल वाला अपना मेडिकल बंद करके चला गया। अब ऐसे में उसके सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि वो मेडिकल से दवाइयों को या तो चुरा ले, तो उसकी पत्नी की जो है तबीयत सही हो जाएगी, मरने से बच जाएगी, या फिर दवा नहीं चुराए और पत्नी को मरने दे। तो दोनों जो ये जो दुविधा वाली कहानी है, इसको सुना करके आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताइए हेंज को क्या करना चाहिए। तो फिर जो बच्चे जवाब देंगे, उससे आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे नैतिकता के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हेंज कहानी कोहल वर्ग के द्वारा सुनाई गई थी बच्चों को नैतिकता के बारे में उनके विचार जानने के लिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा-सा स्पीड को तेज़ करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, लैंगिक अनुकूल कक्षा वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय क्या है? लैंगिक अनुकूल का मतलब होता है जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, बच्चों में, लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव ना हो, तो उसके लिए सुझावात्मक उपाय क्या होगा? कक्षा कर्तव्यों का आवंटन कीजिए, लैंगिक तटस्थता के उदाहरण को साझा कीजिए, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए, लड़कों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से किसी भी चीज़ में भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कों को केवल मैथ लेना चाहिए, लड़कियों को साइंस या बायोलॉजी लेनी चाहिए। तो ये चीज़ों को दूर करना चाहिए। तो जो लैंगिक अनुकूल कक्षा होगी, उसमें लड़का और लड़की दोनों को बराबर रूप से भागीदारी लेना होगा, ठीक है? यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख करके बताई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षार्थी को कैसा मतलब एक जो शिक्षार्थी होता है, वो कैसा व्यवहार करता है अगर बाल केंद्रित शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने आपको बताया है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो पूरी कक्षा होती है, वो बालक के प्रति अनुकूल होती है, ठीक है? बालक को मेन बीच में केंद्र बिंदु बालक को रखा जाता है। सीखने की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, ना कि बच्चा। बिल्कुल गलत। अगर बाल केंद्रित है तो शिक्षक नहीं होगा, बच्चा उसका जो है केंद्र बिंदु होगा। बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, उसमें बच्चा सक्रिय रूप से भागीदार होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। ठीक है?
देखिए, शिक्षार्थी या फिर बाल केंद्रीय दृष्टिकोण का अर्थ कक्षा में पाठचर्या की योजना बनाना और व्यवहार करना है। इस तरह से कक्षा में बच्चे व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, परंतु उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अलग-अलग बच्चे अलग-अलग श्रेणियों से आते हैं, लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, वो हर एक बच्चे पर ध्यान केंद्रित करने की बात यहाँ पर करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राधा एकांत गतिविधि को साझा करने और पसंद करने के लिए बेहद अनिच्छुक है। यह इंगित करता है कि वह क्या करती है? एक लोकप्रिय बालक है, कैसी बालक है राधा? एक अस्वीकृत बालक है, एक ईर्ष्यालु बालक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, एक प्रसन्न बालक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह एक अस्वीकृत बालक है। अगर वो ऐसा करती है, यानी कि जो एकांत गतिविधियाँ होती हैं, उनमें वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है, तो वो एक अस्वीकृत बालक होती है। अब अस्वीकृत बालक का यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। देखिए, अस्वीकृत बच्चे अपने साथियों के प्रति मौखिक और शारीरिक रूप से आक्रामक व्यवहार करते हैं। यानी कि जो एक कहते नहीं कि ये दुष्ट बालक है, दुष्ट बालक का मतलब है बहुत उद्यमी बालक है, बहुत ऊधम करता है। तो ये राधा उस तरह की जो है बालिका है, और यह एक अस्वीकृत बालक के लक्षण होते हैं। ये विध्वंसकारक होते हैं और कक्षा में अक्सर काम से दूर रहते हैं, ठीक है? और शांति तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो यही आपसे बोला गया है कि जो एकांत प्रिय बच्चे होते हैं, ऐसी गतिविधि राधा बिल्कुल नहीं साझा करती है। तो राधा राधा कैसी बालक है? राधा एक अस्वीकृत बालक होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भावना पिछले 4 हफ्तों से एक ही पाठ प्रशिक्षण में नियत अंक 3/10 प्राप्त कर अनुत्तीर्ण होती है। अगली परीक्षा में पास होने के लिए उसे क्या करना चाहिए? यानी कि राधा जो है वो 10 नंबर में से 3 नंबर ही लेकर के आ पाती है, और वो फेल हो जाती है। तो अगली परीक्षा में उसको पास होना है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों और त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक से अनुरोध करना चाहिए कि उसे अच्छे अंक दें। शिक्षक से अनुरोध क्या करना, आप खुद मेहनत कीजिए। उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उसे अपनी गलतियों और त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए और आगे के लिए जो है सुधार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा व्यवस्था का कौन-सा स्थान सर्वाधिक प्रभावित होगा? यानी कि अगर कोई बच्चे हैं, मान लीजिए 7-8 बच्चे हैं और उनको सुनने में दिक्कत होती है, तो कैसी कक्षा आपको बनानी चाहिए? वृत्ताकार बनानी चाहिए, अर्धवृत्ताकार बनानी चाहिए, या फिर आयताकार बनानी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्गाकार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्रवण बाधितों के लिए अर्धवृत्ताकार कक्षा का निर्माण करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? अधिगम का मतलब होता है पाठ पढ़ना। देखिए कौन-सा सही होगा? पाठ्य चर्चा में कठोरता छात्रों के अधिगम में सकारात्मक है, बिल्कुल गलत है। कठोरता सकारात्मक नहीं, नकारात्मक दृष्टि पैदा करती है। अगला देखिए, पाठ्य पुस्तक ही केवल वे स्रोत है जिससे अधिगम हो सकता है, गलत है। जहाँ पर भी केवल शब्द मिल जाए समझ लीजिए नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शिक्षक और छात्र संबंध छात्रों के अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षक और छात्र के संबंध होते हैं, वे कैसे हैं? अगर पॉजिटिव संबंध है, यानी कि शिक्षक छात्रों को पसंद कर रहे हैं, छात्र शिक्षक को पसंद कर रहे हैं, तो वे अधिगम को भी प्रभावित करेंगे। अधिगम का मतलब है कि शिक्षक जो पढ़ाएगा वो बच्चों के समझ में भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आर्यन एक संकल्पना को अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस पर स्पष्ट प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इस उदाहरण से विकास का कौन सा सिद्धांत संबंधित है? यानी आर्यन कोई कक्षा में किसी पाठ को पढ़ता है और फिर वो समझ लेता है, अब उस पर अन्य प्रश्न बनाने की कोशिश करता है। तो आर्यन कौन से सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है? सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतःक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन परिपालन जो है आर्यन कर रहा है। आर्यन ने कोई चीज़ सीखी है, अब उसमें से वह अपने मन से प्रश्नों को पुट कर रहा है, प्रश्नों को बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है? अंतःक्रिया सिद्धांत का परिपालन कर रहा है। आर्यन देखिए सीखने के बाद स्वयं के मन में उठने वाले सवालों के जवाब जानना चाहता है, अतः वह अंतःक्रिया के सिद्धांत का परिपालन करता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। एनईपी 2020 देखिए, समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, एक नई पाठचर्या जो शैक्षणिक संरचना 5+3+4 प्लस, देखिए 5+3+3+4, इस पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना का पालन करना, या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें एनईपी 2020 में कही गई थी। समान और समावेशी शिक्षा दी जाएगी सबको, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच स्थापित की जाएगी, नई पाठचर्या और जो शैक्षणिक संरचना है 5+3+3+4, इसको यूज किया जाएगा। तो यही आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए,
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों के शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा सहित विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा अपनाया जाना है। सभी लोग एनईपी 2020 के अनुसार ही कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक कक्षा में 3 पोलियो पीड़ित बच्चे हैं। खेल अवधि के दौरान आपको उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो पोलियो पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? एक कोने में बैठा देना चाहिए ताकि सभी बच्चे खेल का आनंद उठा सकें? बिल्कुल नहीं, ये तो उनको उनके लिए जो है नेगेटिव सेंस हो जाएगा। अन्य बच्चों के साथ उनके लिए उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि भाई आप भी खेल सकते हो, आप भी इनके साथ में खेलिए, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगला देखिए, केवल इंडोर खेल, तो केवल शब्द आ गया यानी गलत। केवल इंडोर खेलों में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अन्य बच्चों के साथ उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें सामान्य छात्रों के साथ नियमित रूप से शिक्षा लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें अन्य बच्चों के साथ उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का मुख्य उत्पाद क्या है? वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? पर्यावरण से, आनुवांशिकता से, उपयुक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों से वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का वृद्धि और विकास जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो पर्यावरण वहाँ का कैसा है, पर्यावरण कैसा है, और उसकी आनुवांशिकता में क्या है। मतलब आनुवांशिकता का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी को अगर डायबिटीज है, शुगर है, तो बच्चे में भी फैल सकता है, ये उसकी आनुवांशिकता होती है। ठीक है। अगर किसी बच्चे के पिता के सर पे बाल कम हैं, तो वो आगे चल करके उस एज में जा करके उस बच्चे के भी सर में बाल कम हो जाएंगे। तो ये आनुवंशिकता जो है वो उसके विकास पर प्रभाव डालती है, और पर्यावरण भी उसके विकास पर प्रभाव डालता है। अगला देखिए, जीवों में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा, सर्टेन के द्वारा, हल के द्वारा, या फिर शर्मन के द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल महोदय ने कहा था कि जीवों में विकास तथा वर्धन का पूरा होना ही आपका परिपक्वता कहलाता है। हल महोदय के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था। प्रश्न नंबर 24 देखिए, विकासात्मक कार्य शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रायड के द्वारा, पियाजे के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, या फिर हैवीगेस्ट के द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विकासात्मक जो कार्य शब्द है, ये जो शब्द है, ये हैवीगेस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 25 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 25 में से आपके कितने नंबर बने हैं। विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है, यह क्रम कौन सा है? यानी कि जो बच्चों का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है, बताइए वो क्रम कौन सा है? सिर से पांव तक, धड़ से कमर तक, कमर से पांव तक, या फिर पांव से सिर तक? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर से पांव तक उनका विकास होता है। बच्चों का विकास सिर से शुरू होकर के पांव तक होता है, यानी कि अधोगामी विकास बच्चों का होता है। बच्चों में विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। यह क्रम सर से पांव तक होता है। बच्चों के विकास की शुरुआत उनकी मानसिक स्थिति के विकास से होती है। सबसे पहले जो उनका दिमाग है, जो उनका माइंड है, वो डेवलप होना चालू होता है। उसके बाद में विकास नीचे की ओर चलता रहता है, यानी कि अधोगामी विकास होता है बच्चों के अंदर। तो बताइए, 25 नंबर के ये प्रश्न थे, बताइए 25 में से आपके कितने प्रश्न सही बने? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और इससे पहले अभी हमने कल ही गणित पेडागोजी की वीडियो अपलोड की है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वो वीडियो भी आपको कैसी लगी। लगातार हर सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेंगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया करेंगे, ठीक है, और जिससे कि और प्रश्न शामिल कर सकें। एक वीडियो में कम से कम 40 से 50 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो आपकी हिंदी पेडागोजी की आने वाली है, जिसमें 50 के आसपास प्रश्नों को हम एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 10 नवंबर से आपके एग्जाम है, तो समय आपके पास में कम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको फ्री में मिल जाएगी, एनसीईआरटी साइंस सोशल साइंस के नोट्स आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में उपलब्ध हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल है, ठीक है, तो आप उसे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।